विषय का प्रारंभ करने से पहले मैंने नमन किया है आदिशक्ति तुलजा भवानी। इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो सबसे पहले जिस भोसले कुल का आज हम लोग संकीर्तन करने जा रहे हैं, उस भोसले कुल की कुलदेवी तुलजा भवानी थी और शिवाजी तुलजा भवानी के निस्सीम भक्त थे। ये तुलजा भवानी का नेपाल के साथ भी बहुत नजदीक का संबंध है। महाराष्ट्र की तुलजा भवानी भक्तपुर, ललितपुर और काठमांडू ये 3 जगह पर देहू तुलेजा नाम से प्रस्थापित है। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि प्रथम वंदन देवी तुलजा भवानी को। महाभारत में धर्मराज भीष्म पितामह को पूछते हैं कि राजा श्रेष्ठ है या समय श्रेष्ठ है? समय राजा को निर्माण करते हैं या राजा समय को निर्माण करते हैं? कालो वा कारणम राज्ञो राजा वा काल कारणम इति संशयो माभूत राजा कालस्य कारणम। भीष्म पितामह जवाब देते हैं ये संशय ही नहीं है, राजा काल को निर्माण करता है। कर्ता कृतयुगस्य एकायाः द्वापारस्य युगस्य चतुर्थस्य राजा भवति कारणम्। निस्संदेह राजा ही कारण होता है, उस शक को निर्माण करने वाला, उस युग को निर्माण करने वाला। अगर ये है तो फाल्गुन वद्य तृतीया शक 1551 शुक्ल नाम संवत्सर 19 फरवरी 1630 को एक महान शककर्ता, राज्याभिषेक शक का निर्माण करने वाले एक युग पुरुष ने जन्म लिया था, जिसका नाम था शिवाजी शाहजी भोसले। ये मंगल दिवस केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं था, अपितु समस्त भारतवर्ष के लिए था। भोसले कुल एक विख्यात कुल था, धर्मपरायण था, समाज और राष्ट्र के प्रति भक्ति थी उनके मन में। जितना हो सके समाज के लिए कर्तव्य करते हो, इस विचारधारा का ये कुल था। और इस कुल का वर्णन करते समय कवि भूषण, जो शिवाजी राजा के राज्यसभा के कवि थे, शिवाजी राजा के समय 2 महाकाव्य रचे गए। एक तो कवि भूषण का था जो मथुरा से महाराष्ट्र में आए थे और दूसरे थे वो महाराष्ट्र के ही थे। तो ये 2 कवियों में से कवि भूषण ने शिवाजी राजा को अपने कविता का नायक बनाया था। और भोसले कुल का वर्णन करते समय वे कहते हैं राजत्व है दिन राज्य को वंश अवनी अवतंस। मतलब एक कुल में अवतंस मतलब भूषण जैसा ये कुल है, जामे पुनि पुनि अवतरे कंस मंथन प्रभु हंस। कंस का मंथन करने वाले प्रभु की तरह इस कुल में पुनः पुनः कृष्ण जन्म लेते हैं। महावीरता वंश में भयो एक अवनीश, एक अवनीश ने जन्म लिया। और ये कुल पहले सिसोदिया नाम से जाना जाता था। क्यों? उसका कारण देते समय वे कहते हैं कि दियो विरद सिसोदिया दियो ईसको सिस। उन्होंने अपना शिव कमल शिव को अर्पण करने के कारण वो कुल सिसोदिया नाम से विख्यात हो गया। फिर बाकी आगे लिखते लिखते नीचे आते हैं और वे कहते हैं रन वैसिला भूसिला आयुष्मान कुमार। इस सिसोदिया वंश को भोसला ये नाम कैसे प्राप्त हो गया? तो रण में ये एक शिला की तरह ऐसे डट कर खड़े होते थे कि लोग कहते थे वो शिला, देखिए शिला खड़ी है। तो इस कारण उनका नाम बाद में भोसले बन गया। ऐसे कुल में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। 1638 में शाहजी राजे, अगर देखा जाए तो शाहजी राजे ने 3 बार स्वतंत्रता का प्रयास किया था। दुर्भाग्य से उन्हें उसमें यश नहीं मिला था। और फिर बाद में बीजापुर और मुगल शाह दोनों ने मिलकर शाहजी को महाराष्ट्र से दूर बंगलुरु में रख दिया था। 1638 में शिवाजी जब 8 साल के थे तब जिजाबाई साहब और शिवाजी बंगलुरु गए थे। फिर 1642 को शाहजी ने, हो सकता है अभी इतिहास में कहीं लिखित रूप से कुछ मिलता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि शाहजी जिजाबाई के बीच बहुत चर्चा हुई होगी, अपने बेटे के गुण को जांचा होगा, परखा होगा और उन्हें ये विश्वास प्राप्त हुआ होगा कि शिवाजी मेरा पुत्र निश्चय ही मेरा अधूरा सपना पूरा कर सकता है। आप समझिए 12 उम्र है, 12 साल की उम्र है शिवाजी की, और बेंगलुरु से पूना भेजते समय शाहजी राजा ने उनकी मुद्रा बनाई थी, जो एक राजा के
दिन प्रतिदिन वो वृद्धिंगत होने वाली वर्धिष्णु विश्ववंदिता शाह सुनो, शाह जी का पुत्र, सुनो मतलब पुत्र, शाह सुनो हो शिवस्य, शिवाजी की ऐसा मुद्रा भद्राय राजा। भारतीय राजनीति में अगर हम देखते हैं तो हर जगह राजा का कर्तव्य प्रजा को सुख देना है। रंजिताश्च प्रजाः सर्वा तेन राजा इति कथ्यते, ऐसे महाभारत का कहते हैं। कालिदास जाके कहता है ये कि राजा, राजा शब्द रंज धातु से आया है जो प्रजा को आनंदित करता है। और अगर यहाँ हम देखते हैं मुद्रा भद्राय राजन, भद्र मंगल के लिए, प्रजा के मंगल के लिए, प्रजा के अच्छाई के लिए ही ये मुद्रा रहेगी। ये विश्वास, ये सपना शाहजी का था जो उन्होंने अपने पुत्र में संक्रमित किया था और उन्हें ये शायद विश्वास मिला होगा 4 साल में कि ये मेरा पुत्र, ये मेरा सपना पूरा कर सकता है। तो ये मुद्रा लेकर मैं तो कहती हूँ कि शिवाजी का ध्येय उन्होंने सुनिश्चित किया इस मुद्रा के साथ, और साथ में उन्होंने प्रधान मंडल दिया। अब सोचने की बात यह है कि जिस पूना में वे जा रहे थे उस पूना को बीजापुर ने, आदिल शाह ने पूरा उद्ध्वस्त कर दिया था, जलाकर बेचिराग कर दिया था। और इतना ही नहीं, क्योंकि शाहजी ने स्वतंत्रता का प्रयास किया था जिससे तिल मिलाकर आदिल शाह ने वो पूरा पुणे परगना जलाकर नष्ट कर दिया था। और लोगों के मन में दहशत निर्माण हो इसके लिए एक गधे का हल उस प्रांत में चलाया था। इतना ही नहीं, पहाड़ी के ऊपर एक चप्पल लगाकर लोगों के मन में दहशत पैदा करने का प्रयास किया था। ऐसे जहांगीर में शाहजी राजा अपने 12 साल के पुत्र को भेज रहे राजमुद्रा और प्रधानमंडल के साथ। अब आते ही दादोजी कोंडदेव थे, बाकी की प्रधानमंडली थी, स्वयं जिजाबाई भी अत्यंत विद्वान थी और उन्होंने पहले ये जो दहशत वाला जो वातावरण है उसे दूर करने का प्रयास किया। जहां गधे का हल चला था वहां सोने का हल चल पाया। लोगों के मन में ये विश्वास पैदा किया कि आप आइए, यहाँ अब सुवर्ण युग पैदा होने वाला है। तो ये सिंबॉलिक था, ये प्रतीकात्मक था, लेकिन इस हल से शिवाजी राजा का जीवन राजा के रूप में शुरू हो गया। शिवाजी का सपना क्या था? ये वैसे तो बहुत बाद में आया हुआ संदर्भ है, लेकिन बारतरे में कार्य करके फ्रांस के एक कारखानी यहाँ महाराष्ट्र में उस समय घूम रहे थे। वहाँ चौल से गोवा जाना था और चौल में वो शिवाजी के कारखाने से मिले और उन्होंने पूछा कि शिवाजी का सपना क्या है, वो क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि शिवाजी को खंबाल से, गंगा नदी से लेकर बंगाल से भी बहुत आगे तक का प्रदेश मुक्त करना है। और आगे चलकर वे कहते हैं कि शिवाजी इतने उत्साही है, उनमें इतनी विद्वत्ता है, वो स्थपति है और स्थपति वो किले के स्थपति है, दुर्ग के स्थपति है। दुर्ग हैज गॉट ग्रेट इंपॉर्टेंस फ्रॉम डिफेंसिव स्ट्रक्चर, तो ये उसके स्थपति है। एक्चुअली ये अलग विषय हो सकता है, शिवाजी एक स्थपति। तो इस तरह से उन्होंने वर्णन करते करते ये भी कहा है कि भूगोल का उनका अभ्यास इतना है कि हर एक गांव, हर एक शहर, इतना ही नहीं कि इस देश में जितनी भी वनस्पतियां हैं उनके बारे में भी उनकी अच्छी जानकारी है और उन्होंने सारी जगह के नकाशे बनवाए हैं, मानचित्र बनवाए हैं। अब अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र में बहुत सुंदर सूत्र आता है। अर्थशास्त्रकार कहते हैं नवम अवाप्य लाभम परतोषां स्वगुणैः गुणान् गुणद्वैगुण्येन छादये। ठगना है, कैसे ठगना है? नए प्रांत को हासिल करने के बाद अपने अच्छे गुणों से अपने पुराने जो राजा है उनके दोषों को ढकना है। शिवाजी महाराज ने उस समय तो 12 शिवाजी थे, 14 वर्ष की आयु थी। उनके लिए परगना, पुणे से परगना में रांसा करके एक गांव था जहाँ के पाटिल थे बाबाजी बिन भिकाजी पाटिल। उन्होंने वहाँ के एक स्त्री के साथ पर दुर्व्यवहार किया था। बलात्कार नहीं था, वो केवल दुर्व्यवहार था, किंतु वो स्त्री ने अपमान से अपनी जान दे दी थी। शिवाजी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने बाबाजी को बुलावा भेज दिया। बाबाजी आने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा उन्होंने ऐसे कहा कि मैं तो अपनी प्रजा को अपनी बटी समझता हूँ, अपनी दासी समझता हूँ, मुझे जो करना है मैं करूँ।
रहे थे, उनके घर में ही एक ऐसी घटना हुई थी। तो ये सारा देखकर और उसका परिणाम भी ये होने लगा था, यथा राजा तथा प्रजा। जैसे राजा होता है वैसे ही प्रजा, तो हमारे सरदार भी उसी तरह का दुर्व्यवहार करने लगे थे। और फिर शिवाजी ने बाबाजी बिन को बुला लिया और उनका चौरंग कर दिया। चौरंग करना मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर को काट देना। तो इस तरह की शिक्षा शिवाजी ने की है, इस तरह की सजा शिवाजी ने दी है। आगे चलकर 1677 में दक्षिण दिग्विजय के लिए जब वे जा रहे थे तब भी ऐसी एक घटना हो गई थी। और उस समय शकुल जी करके उनके ही एक अधिकारी थे, देसाई रानी करके एक रानी थी, जिन्होंने वैसे तो शिवाजी को बहुत सताया था उस मुहिम में। वो शत्रु के रूप से वो उनसे लड़ी थी। वो चाहे कुछ भी हो, पर हमारे अधिकारी की अगर बुरी नजर वो रानी पर है तो शिवाजी ने शत्रु जी की आंखें निकाली। शिवाजी का ये जो चरित्र था उसका एक सुंदर उदाहरण शाइस्ते खान के समय मिलता है। शाइस्ते खान जब पुणे से भागकर आगरा चले गए, दिल्ली चले गए, तो उन्होंने जाकर ऐसे कह दिया कि मेरी एक बेटी लापता है जिसे शिवाजी ने चुराया। उस समय औरंगजेब ने कहा था बाकी आप कुछ भी कह दो, शिवाजी मक्कार है, दगाबाज है, जो भी कहना है मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन स्त्रियों के साथ उसका चरित्र एकदम निष्कलंक है। आप अगर अपनी बेटियों को पाल नहीं सकते हैं तो मुहिम पर मत ले जाना, ये औरंगजेब ने कहा है। तो इस तरह का एक निष्कलंक चरित्र उन्होंने अपनी केवल 14 वर्ष की आयु से ही लोगों के सामने रखा था। अब वैसे तो शिवाजी का चरित्र देखा जाए तो एक एक घटना पर व्याख्यान मालाएं हो सकती है, तो हम उनके कुछ महत्वपूर्ण जो गुण हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे आज। उसमें है एक, जैसे पहले मैंने कहा, एक सच्ची चरित्र जो है वो, उसके बाद आता है सक्षम गुप्तचर व्यवस्था। आज तक शिवाजी के गुप्तचर कितने हैं? 4 लोगों के नाम आते हैं। सबसे पहले तो बहिर्जी नायक सबको पता है, बाद में आते हैं नानाजी प्रभु, मोसे कुरेकर। अफजल खान जब पुणे में आए थे, वाई में आए थे, तब उनके छावनी में नानाजी मोसे कुरेकर वो गए थे, ऐसे संदर्भ में मिलते हैं। वल्लभ गंगादास करके व्यापारी थे, मतलब व्यापारियों का भी उपयोग शिवाजी महाराज अपने गुप्तचरों के जैसा करते थे। सुंदर जी प्रभु ये ऐसा गुप्तचर था जो ब्रिटिशों के पीछे शिवाजी ने भेजा था, दुर्भाग्य से वो पकड़ा गया। पर इन 4 लोगों के अलावा आज तक हमारे पास शिवाजी के गुप्तचरों की कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। उसी समय अगर हम देखते हैं कि शिवाजी के चरित्र में अगर ये इम्पोर्टेंट बहुत ही अहम ऐसी घटनाएं हैं, सबसे पहली घटना है फतेह खान की लड़ाई। फतेह खान के साथ पुरंदर की लड़ाई हुई थी जब शिवाजी की आयु थी केवल 18 साल, लेकिन शिवाजी को हर एक खबर मिलती थी। उसका कारण था गुप्तचर व्यवस्था। वो चाहे अफजल खान हो, शास्ता खान हो, उम्बर खिंड हो, आगरा से महाराष्ट्र में चले आना, पूरा मुल्क, पूरा प्रांत केवल मुगलों का था, केवल शत्रु का था, और फिर भी राजे सकुशल महाराष्ट्र में वापस आए। उसके पीछे उनकी गुप्तचर व्यवस्था थी। राजाभिषेक को सूरत 2 बार लूटी है। महाराष्ट्र से सूरत गए, पहली बार तो वे घोड़े पर सारे लूट लेके आए, दूसरी बार तो उनको ये पता चला कि मुगल कितने आराम से चलते हैं, उनमें कोई हिम्मत नहीं है मेरे से लड़ने की, दूसरे बार वो बैल लेकर गए थे। तो इस तरह से उनकी गुप्तचर व्यवस्था और उनका काम करने का तरीका था। अब आजकल रिटेंशन थ्योरी अच्छे लोगों को अपने कंपनी में रखना ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां ये सब करती हैं। ये रिटेंशन थ्योरी के कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं। लाल पाटी, मुरुड़ का जो जंजीरा किला है, पानी का वो किला है जो हबशियों के हाथ में था, वो शिवाजी के हाथ में कभी भी नहीं आया। किंतु ये लाल पाटी जो थे, इन्होंने एक बार वो किले को सीढ़ियां लगाई, और कुछ ऐसे था कि ये सीढ़ियां रात को लगाई जाएगी, सुबह होते ही महाराज का सैन्य आ जाएगा, लड़ाई होगी, हम ये जीत जाएंगे, क्योंकि सीढ़ियों से हम चढ़कर किले में उतर सकते हैं। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन शिवाजी का सैन्य वहां नहीं पहुंचा। लाल पाटी ने यह सोचा कि शिवाजी का सैन्य नहीं आया तो क्या हुआ, ये सीढ़ियां जाकर मुझे निकालिए, क्योंकि अगर ये सीढ़ियां हमारे शत्रु ने देख ली तो आगे चलकर इस तरह का आक्रमण हम नहीं कर सकते। और उसने जाकर सारी सीढ़ियां निकाल दी। शिवाजी महाराज को
उनके जो वंशज है उनके पास जहाज जो है उसे पालकी नाम से ही बुलाया जाता है। प्रतापराव गुर्जर की कहानी शायद आप सबने सुनी होगी। अपने 6 अनुयायियों को लेकर वो बहलोल खान से लड़े थे, अर्थात उसकी जो परिणति होनी थी वो ही हो गई, किंतु उनका वो साहस देखकर बाद में, क्योंकि शिवाजी राजा ने जब उनको पता चला कि बहलोल खान को शिवाजी ने अभयदान देकर छोड़ दिया है, उन्हें बहुत गुस्सा आया। समर्थ रामदास जिस तरह से कहते हैं, ठका से ठका उद्धटा से उद्धट, खटन हटा से खटन हटा झाड़ी चुकाई। अगर सामने वाला सीधा नहीं है तो उसके साथ टेढ़ी उंगली करके ही बात करनी चाहिए। और तुम हमारे सेनापति होते हुए भी एक सैनिक जैसे व्यवहार करके आए। और उन्होंने शिवाजी महाराज ने प्रतापराव को खत लिखा कि जब तक शत्रु को खत्म नहीं करते तब तक मुझे मुंह नहीं दिखाना। उस पत्र से प्रतापराव बड़े दुखी हो गए और वो इस तरह से 6 लोगों को लेकर बहलोल खान के साथ लड़ने के लिए निकले। परिणति जो हुई थी सो हो गई, लेकिन शिवाजी के मन में ये बात रह गई कि मेरे कारण मेरा एक अच्छा सेनापति चल बसा। बाद में जाकर उन्होंने प्रतापराव की पुत्री को अपनी बहू बना लिया। बाजी प्रभु देशपांडे की कहानी तो सबको मालूम है। विशालगढ़ में तो जब कन्हारगढ़ से विशालगढ़ गए तो वहाँ उनके पास 400 ही सैन्य थे, लोग थे। बाजी प्रभु ने कहा 200 लोग लेकर मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, आप चले जाइए, विशालगढ़ पर पहुँचते ही इशारा कर देना, तोपे बजा देना, तब तक मैं शत्रु को यहाँ से आगे जाने नहीं दूंगा। और वहाँ वे कहते हैं पुढ़े चालोनार समानी में, मतलब मैं उनको तो ये विश्वास, पूरा पक्का विश्वास था कि मैं मरने वाला हूँ, फिर भी वे कहते हैं आप जाइए। और वे कहते हैं यहाँ कि साहेब कामावरी खस्त हो तो I am ready to die for the sake of my Lord, because I am sure that even after my death, my family will be well protected by my Lord. इसलिए साहेब कामावरी खस्त हो तो पुढ़े चालोनार स्वामी आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य था। शिवाजी का और एक महत्व यह है कि आरमान, शिवाजी के समय तक पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश सारे लोग आने लगे थे और इसलिए आरमान का महत्व उन्होंने जान लिया था। कल्याण, भिवंडी, ये सारा एरिया उन्होंने अपने कब्जे में लेना शुरू किया था। और उन्होंने कई सारे देखिए छोटे छोटे हम महाराष्ट्र में बोलते हैं नौका, नावा, छोटी जो बोट होती है उसे नाव बोलते हैं। तो ये जो नावाएं हैं इसमें कोई भी बहुत बड़ा नहीं है, जहाज नहीं है, पर ये गुराबे, तरांडे, तालू, शिबाड़, मचवा, इस तरह के छोटे छोटे नौकाएं बना दी कि बाद में ब्रिटिशों ने भी ऐसे सोचना शुरू किया कि हमारे पास इस तरह की नौकाएं होनी चाहिए। 1664 में सूरत की लूट के बाद वो सारी लूट का पैसा उन्होंने सिंधुदुर्ग बनाने में लगा दिया। सिंधुदुर्ग बनते बनते 3 साल हो गए। इस बीच मिर्जा राजा का आक्रमण हो गया और शिवाजी को आगरा जाना पड़ा। जब वे वापस आए तो उन्होंने पूछा सिंधुदुर्ग का काम कहाँ तक आया है? तो सिंधुदुर्ग का काम तो हो रहा है, पैसा कहाँ से आया? क्योंकि मैंने उसकी व्यवस्था नहीं की थी। फिर पता चला हिरोजी इंदुरकर जो सिंधुदुर्ग के स्थपति थे, उन्होंने अपने गहने गिरवी रखकर पैसा इकट्ठा किया था और काम चलाया था। क्योंकि ये राज्य भावे ही तो श्रींची इच्छा, ये विचार कि कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है, ना मेरी इच्छा है ना आपकी इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि ये राज्य होना आवश्यक है, ये लिखित है और इसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। इस तरह का विश्वास, और जैसे मैंने कहा पुढ़े चालोनार स्वामी है, ये जो विश्वास लोगों के मन में था, तो शिवाजी जब भी वापस आएंगे मुझे सारी मेरी चीज बस मिल जाएगी। ये विश्वास के कारण हिरोजी ने ये सिंधुदुर्ग का काम किया था। विजयदुर्ग, पद्मदुर्ग, विजयदुर्ग तो बीजापुर आदिल शाह से उन्होंने हस्तगत किया था, पद्मदुर्ग बांधा था। अब ये जो सिंधुदुर्ग है पोर्तुगीज के अगेंस्ट उन्होंने उसका उपयोग किया हमेशा, पद्मदुर्ग जंजीरा के अगेंस्ट और खानदेवी का अंग्रेजों के विरुद्ध उपयोग किया था। तो मतलब शिवाजी महाराज तो हमेशा ये कहते थे आरमार को स्वतंत्र राज्यांग। और ये वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है, अलग लगता है,
क्योंकि अगर भारतीय राजनीति का अभ्यास हम करते हैं, प्राचीन राजनीति का, तो सप्तांग की चर्चा होती है। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, बल और मित्र ये राज्य के सप्तांग माने जाते हैं। उन सप्तांगों में कहीं भी आरमार का विषय नहीं है, उल्लेख नहीं है। तो इसका मतलब जब ये सप्तांगों की चर्चा हो गई थी, तब तक किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि आगे चलकर समुद्र से कोई आक्रमण हो सकता है, जो शिवाजी के समय तक निश्चित हो गया था कि भविष्य काल में अगर हमें धोखा है तो वो समुद्र से है। और इसलिए वे कहते हैं आरमार तो स्वतंत्र राज्यांग चाहिए, जैसे आरमार कैसा समुद्र, तो हमारा आरमार बहुत अच्छा होना चाहिए। इस विचार से उन्होंने ये सारे नौका बांधणी हम जिसे कहते हैं उसका काम चालू किया था। अब सिंधुदुर्ग के बारे में, आज भी सिंधुदुर्ग का एक स्थान बहुत ही अलग है, उसके बारे में कुछ रेफरेंसेस है वो मैं पढ़ना चाहूंगी। 84 बदरा हा जंजीरा 18 टोपीकरण से पुरावर शिवलंका, मतलब सिंधुदुर्ग की तुलना लंका के साथ की है। जैसे लंका अभेद्य है, बिल्कुल उसी तरह सिंधुदुर्ग भी अभेद्य है, अजिंक्य सागर ने काम किया। दूसरी एक जगह कहते हैं सिंधुदुर्ग जंजीरा जगी आसमान तारा, जैसे कि आकाश में चमचमाता हुआ कोई तारा है। जैसे मंदिरा से मंडन श्री तुलसी वृंदावन, मंदिर के सामने तुलसी वृंदावन जिस तरह से मंदिर की शोभा बढ़ाता है, बिल्कुल वैसे ही स्वराज्य में सिंधुदुर्ग का स्थान है। राज्याचा भूषण राज्य का ये अलंकार है। चतुर्दश महारत्नांपैकीचं 15वें रत्न, वैसे तो इतिहास में 14 रत्न माने गए हैं, पर शिवाजी को 15वां रत्न मिला है और वो है सिंधुदुर्ग। इस तरह से सिंधुदुर्ग का महत्व गाया है। हिरोजी दुर्ग की जो कथा मैंने कही थी कि शिवाजी नहीं थे, ये दुर्ग की बांधनी कैसे हो, पर उन्होंने अपने गहने गिरवी रख कर सिंधुदुर्ग का काम किया। बाद में जब रायगढ़ बनना शुरू हो गया तो ये शिवाजी यहाँ सिंधुदुर्ग के यहाँ शिवाजी महाराज ने पूछा था कि आपको क्या चाहिए। हिरोजी ने कहा कुछ नहीं। गढ़ का निर्माण हुआ, अब क्या चाहिए, कुछ नहीं। वहां एक मंदिर हो गया, शिवजी का मंदिर हो गया, और तब हिरोजी ने कहा कि महाराज अब मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? तो बस एक ईंट मेरे नाम से होनी चाहिए। आज भी वो ईंट वहां दिखाई देती है और उसमें सिर्फ इतना ही लिखा है, सेवे से खाई तत्पर हिरोजी इंदुरकर। मतलब राष्ट्र के प्रति निष्ठा का भाव किस तरह से था, और ये इसका कारण यही है कि यथा राजा तथा प्रजा, और इसके कारण आज भी ये ईंट हम वहां अगर जाते हैं तो हम देख सकते हैं। भक्ति मार्ग में 4 तरह की मुक्ति की चर्चा की है, सलोकता, समीपता, स्वरूपता और सायुज्यता। सायुज्यता मतलब एक रूप होना, भगवान से एक रूप वैसे ही हो जाना। शिवाजी महाराज के जीवन में वो राष्ट्र से कितने एक रूप हो गए थे, इसका एक उदाहरण है कि 1671 में दंडा राजापुरी करके किला है, वहां कुछ विस्फोट हो गया मध्यरात्रि के समय। शिवाजी रायगढ़ पर थे और उन्होंने रात्रि में वो उड़ गया और उन्होंने कहा दंडा राजापुरी पर कुछ तो गड़बड़ हो गए, तुरंत हमारे गुप्तचर वहां भेज दो। तब तक दूसरे दिन रात तक समाचार आया कि दंडा राजपुरी में विस्फोट हुआ है और हमारे बहुत से लोग वहां मर गए हैं। बट मुझे हमेशा लगता है कि सायुज्यता, सायुज्यता मतलब क्या, नींद में भी वो आवाज सुनाई देना और उठकर खड़े होना, राष्ट्र के लिए कितनी निष्ठा होनी चाहिए। अथर्ववेद में एक बहुत सुंदर वाक्य है, एक बहुत सुंदर श्लोक है। वहां ऋषि कहते हैं कि सभा, समिति और कहीं भी जगह, और वहां एक शब्द ऐसे कि अरण्य में भी, हे मातृभू, मैं आपके बारे में अच्छा ही कहूंगा। मुझे लगता है ये जो है ना, ये हमारे लिए आज के समय के लिए ये बहुत सुंदर पाठ है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि राष्ट्र की निष्ठा किस तरह की होनी है। तो शिवाजी की इस तरह की सायुज्यता अपने राष्ट्र के साथ। अब 6 जून 1674 शालिवाहन शक 1596 ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। इस राज्याभिषेक का महत्व ये था कि एक तो भारत में
गई थी, जिसको इसने खत्म कर दिया। इस घटना ने खत्म कर दिया। शिवाजी महाराज जब आगरा गए थे तो उन्होंने शायद देखा होगा कि मयूर सिंहासन जो सोने का था, जो हमें ही लूट लूट कर बनाया हुआ था, उसमें बाहर से आए हुए लोग बैठे और हम पर ही राज कर रहे, हम पर ही जुल्म डाल रहे। अब हमारा भी सिंहासन होना चाहिए। अर्थात उनके मन में ये विचार पहले, सबसे पहले दादा भट्ट जी ने कहा, क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण परंपरा ऐसी थी, राज्य है किंतु राजा नहीं। ऐसी अवस्था में हमेशा वो जो सैनिक है, जो सैन्य दल है, वो जो भी कृति करता है वो राजद्रोह माना जा सकता है, क्योंकि किसके लिए ये किया? राजा तो कोई है नहीं, तो तुमने जो लूट मार की, जो सूरत लूटी हो या जो भी किया हो, वो सारा एक लूट है। तो एक दरोड़े को, एक ठगसे और तुम्हें क्या फर्क है? तो ये जो धर्म सम्मति और राष्ट्र सम्मति, राष्ट्र सम्मति जो होती है, वो राजाभिषेक के कारण उस समय आती थी और इसलिए राजाभिषेक अनिवार्य था। कम से कम महाराष्ट्र में 350 साल पहले, 350 साल के बाद वैदिक पद्धति से इस तरह का एक राजा, एक हिंदू राजा बन गया था। ये सबसे बड़ी बात थी। अब ये व्यक्तिगत कुछ था क्या? बहुत बार हम देखते हैं, शालिवाहन शक कहते हैं, विक्रम संवत कहते हैं, तो यहाँ राजा के नाम से ये शक का आरंभ होता है। हमने शुरुआत करते समय ये देखा था कि युगकर्ता या शककर्ता राजा होता है, पर छत्रपति महाराज ने राज्याभिषेक शक से ये शक शुरू। उन्होंने शिवाजी शक नहीं कहा है, उन्होंने उस शक को नाम दिया है राज्याभिषेक शक, क्योंकि ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है। ये विश्वास दिलाने वाली है कि हम भी अपने शत्रु को खत्म करके अपना राजा और अपना सिंहासन निर्माण कर सकते हैं। और इसलिए राज्याभिषेक शक था। पंचांग शुद्धि, हमारे पंचांग भी दूषित होने लगे थे, हमारी संकल्पनाएं दूषित होने लगी थी, तो राष्ट्र का निर्माण होते ही शिवाजी महाराज ने पंचांग शुद्धि करने का प्रयत्न की थी। भाषा शुद्धि के लिए उन्होंने राज्य व्यवहार कोश किया था, क्योंकि तब तक कई सारे फारसी और उर्दू शब्द मराठी में आना शुरू हुआ था। तो 1380 शब्दों को लेकर राज्य व्यवहार कोश का निर्माण धुंडीराज व्यास करके एक विद्वान थे राजा के, छत्रपति के राज्यसभा में, तो उनसे उन्होंने ये काम करवाया था। अर्थात रघुनाथ हनुमंते के मार्गदर्शन पर धुंडीराज जी ने ये काम किया था। सेतु माधवराव पगड़ी, a great historian, says that lexicographer of Urdu language, he always addressed Shivaji with these words. कि ये लेक्सिकोग्राफर है, ये कोश के निर्माण करने वाले हैं और वो भी उर्दू शब्दों के लिए पर्यायी शब्द उन्होंने दिए हैं। इस तरह का ये महत्व है। शिवाजी के राज्याभिषेक समारोह के समय हेनरी ऑक्सिंजन आया था। ब्रिटिश शिवाजी के साथ अब मैत्री करना चाहते थे, संधि करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने देखा था अफजल खान जब आया था बीजापुर से महाराष्ट्र में 22 में, तब ब्रिटिशों ने पत्र लिखकर भेजे थे कि शिवाजी तो खत्म हो गया, और उन्होंने अपने जहाज समुद्र के किनारे पर लाकर रख दिए। तो ये जो विश्वास था, वहां से लेकर राज्याभिषेक तक का जो समय चला गया और जो घटनाएं हो गई, तब ये समय आ गया कि अंग्रेजों को शिवाजी के साथ संधि करना ये जरूरी माना था अंग्रेजों ने। और उस समय जो संधि के लिए जो कुछ विचार को लेके आए थे, उनमें 19वां जो कलम था, उसमें ऐसे लिखा था कि स्वतंत्र महाराष्ट्र में जो सिक्के चलेंगे वो ब्रिटिशों के चलेंगे। ब्रिटिशों के सुंदर सिक्के देखकर शिवाजी के हाथ में जब हेनरी ऑक्सिंजन ने दिए, तो ऐसे कहते हैं कि शिवाजी राजा के मुख पर हंसी आ गई। तो ऑक्सिंजन को शायद ऐसा मन में आया होगा कि चलो हमें ये सम्मति अनुमति मिल जाएगी, किंतु शिवाजी ने वो सिक्के फेंक दिए और कहा जैसे भी है हमारे देश में हमारे ही सिक्के चलेंगे, आपके नहीं। वैसे तो शिवराई पहले से ही महाराष्ट्र में थी, बट बाद में उन्होंने शिवराई बोन, ये स्वर्ण का, सोने का सिक्का राज्याभिषेक के साथ साथ शुरू कर दिया था। राज्याभिषेक का महत्व क्या है, इसका एक उत्तम उदाहरण अगर हम बाद में देखते हैं कि शिवाजी ने जो कहा था
शिवाजी ऐसे कहते थे कि एक ना दिन औरंगजेब जरूर महाराष्ट्र में आएंगे। आज मेरे पास जितने किले हैं, हर एक किले को जीतने के लिए कम से कम 1 साल लगेगा, तो 300 साल से ज्यादा औरंगजेब को यहाँ रहना पड़ेगा। और सचमुच 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया और 1681 में औरंगजेब महाराष्ट्र में आए और अपने मृत्यु तक 1707 तक वे महाराष्ट्र में ही थे, उनको यश नहीं मिला। और उस समय का जो महाराष्ट्र है उसका अगर आप चित्र देखते हैं, न राजा था, न राज्य था, न कोई मार्गदर्शक था, फिर भी प्रजा लड़ रही थी औरंगजेब के साथ। और 1-2 नहीं, 1681 से लेकर 1707 तक। अब संभाजी का इतिहास अगर देखते हैं तो किस बर्बरी से, बहुत ही क्रूरता से संभाजी महाराज को औरंगजेब ने मारा था। पर इतना होते हुए भी जो समाज था, जो लोग थे, उनका साहस कभी भी टूटा नहीं। उन्होंने ये निश्चय किया था कि हमें लड़ना है। और राज्याभिषेक और शिवाजी महाराज का अगर कुछ परिणाम हम पर हुआ है तो हमें वहाँ दिखाई देने लगता है कि ये स्वतंत्रता की जोत जो निर्माण हुई थी, प्रदीप्त हुई थी, उस जोत को शिवाजी महाराज के मृत्यु के बाद भी निरंतर हमने चलाया है। शिवाजी महाराज के बारे में समर्थ रामदास क्या कहते हैं, ठीक है, उसके साथ मैं ये मेरा वक्तव्य खत्म करूंगी। संभाजी को पत्र लिखते समय शिवाजी महाराज कहते हैं, शिवरायाचे कैसे बोलणे, शिवरायाचे कैसे चालणे, शिवरायाचे सलगी देणे कैसे असे। शिवाजी महाराज कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस तरह से वे लोगों के साथ मिलते हैं, उनसे संधि करते हैं, ये सब हे संभाजी तुम ध्यान में रखना। शिवरायाचे 8वावे रूप, शिवरायाचा 8वावा प्रताप, उनका रूप याद करो, उनका प्रताप याद करो। शिवरायांचा 8वावा साक्षेप, हर एक विषय में उनकी सोच को याद करना। भूमंडल, इस भूमंडल में आप उसे याद करना। सकल सुखांचा त्याग, करुणी साधीचे तो योग, राज्य साधनाची लगबग कैसी असे। राज्य साधन के लिए उन्होंने निरंतर अपने सुख स्वास्थ्य की का विचार किए बिना जिस तरह से प्रयास किए हैं, उस प्रयासों को हमें निरंतर याद रखना चाहिए। ऐसे अगर हम करते हैं तो यही आज के विषय का महत्व